नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा। कल अपन ने अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा की परिभाषाएं सीखी थी। मैंने आपको अभिप्रेरणा का अर्थ बताया था, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं बताई थी। आज अपन उससे आगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से याद होगा कि अभिप्रेरणा क्या है, आपने याद किया भी होगा। मैंने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक इच्छा, भावना, स्थिति होती है जिसको अभिप्रेरणा के द्वारा प्रभावित किया जाता है और व्यक्ति को कार्य करने को क्या प्रदान करती है, गति प्रदान करती है। मैंने आपको यह भी बताया था अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है जिसका अर्थ गति प्रदान करना होता है। इसके अलावा मैंने आपको स्किनर, क्रेच, कॉन्टेज, ओडोनल की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। आज अपन बात करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरणा की निम्न प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती है। नंबर 1, ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यानी कि व्यक्तियों को, किसी भी संगठन में कर्मचारियों को निरंतर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए और ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा आदमी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, बढ़ता रहता है। नहीं तो अगर अभिप्रेत व्यक्ति अभिप्रेत हुआ, उसके बाद अभिप्रेत नहीं हुआ, तो क्या होगा कि वो अपना लक्ष्य उसकी ओर नहीं जा पाएगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा। नंबर 2, ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा। मैंने कहा था अभिप्रेरणा कोई वस्तु नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता। एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अवधारणा है, यानी कि व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छाएं हो जाती है कि व्यक्ति कार्य करने को आतुर रहता है, वो अभिप्रेरित हो जाता है। ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखो होता क्या है, अभिप्रेरित व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करने के लिए क्या करता है, कार्य को और गति से प्रदान करता है। जैसे कि यदि आपका टारगेट है अच्छे प्रतिशत लाना, अगर आपका टारगेट अच्छे प्रतिशत लाना है तो आपको हमेशा कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो अच्छे प्रतिशत लाना है। और ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यानी अब आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया कि नहीं, मुझे अच्छे प्रतिशत लाना है इसलिए मुझे पढ़ना है। तो आप साइकोलॉजिकल आपके दिमाग कहता है कि यार अपन को पढ़ना है, और आप अच्छे से पढ़ते हो। और जब आपके अच्छे प्रतिशत आ जाते हैं तो आपकी ये आवश्यकता की क्या होती है, संतुष्टि मिलती है आपको। आगे देखो, अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। देखो अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है, यानी कि मैंने आपको कल बताया था 2 प्रकार के संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। यानी अभिप्रेरित केवल मानव को ही किया जा सकता है, पशु पक्षियों को नहीं किया जा सकता। पशु पक्षी या भौतिक संसाधन की बात करें तो आपके पंखा, फर्नीचर, इनको अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप मानव को प्रेरित करके उससे काम करवा सकते हैं, लेकिन पंखे को, फर्नीचर को अभिप्रेरित करके आप काम नहीं करवा सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं कि आपके पास फैन है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप पंखे को कितना ही मोटिवेशन कर दो, भाई पंखा तुझे चल, मुझे तेरी आवश्यकता है, तू चल सकता है, तेरे अंदर बहुत अच्छी रफ्तार है, तू ये कर सकता है, अच्छी कंपनी का है, तो भी पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि पंखा मोटिवेशन नहीं, क्योंकि ये मानव संसाधन नहीं। तो अभिप्रेरण केवल मानव संसाधनों किया जा सकता है। यदि मानव है, उसे आप काम करवाना चाहते हो कि हाँ तू तो बहुत होशियार है, तू तो इतने प्रतिशत ला सकता है, तूने तो पिछली बार भी कमाल किया था, अब ये मोटिवेशन होकर कार्य कर लेगा। लेकिन कई बार आपने सुना होगा ये इसको चढ़ा रहा है, तो अभिप्रेरण में एक मारवाड़ी कहावत होती है, चढ़ाना। तो वही सिस्टम है, किसी को ना इतनी अच्छी उसके बारे में बातें बताना कि वो उसके मोटिवेशन हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप रामायण सीरियल की बात करें तो जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं
तो उनको जामवंत उनके द्वारा क्या किया गया था, हनुमान जी को मोटिवेट किया गया था, अभिप्रेरित किया गया था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप एक समुद्र तो क्या आप तो 7 समुद्र पार कर सकते हैं। और हनुमान जी क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। तो अभिप्रेरण केवल मानव संसाधनों का कि किया जा सकता है। आगे देखो, अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियां होती है। देखो अभिप्रेरणा की अलग अलग विधियां होती है, बहुत सारी तकनीकें होती हैं, केवल एक ही तकनीक नहीं होती। इसमें मुख्य रूप से 2 तकनीक होती है, एक होती है वित्तीय तकनीक है और एक होती है अवित्तीय तकनीक है। वित्तीय और अवित्तीय। देखो वित्तीय तकनीक का मतलब होता है वित्त यानी धन, धन के द्वारा अभिप्रेत करना, और अवित्तीय होती है जो जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे वित्तीय तकनीक है, आप अच्छे प्रतिशत लेके आओ, आप ये करो, आपको इनाम स्वरूप 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आप इस वित्तीय तकनीक से अभिप्रेत हुए और इस 11,000 रुपये पाने के लिए आप रोजाना अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने अनुशासन के अनुसार चल रहे हैं। तो ये कौन सी तकनीक है, वित्तीय तकनीक, यानी आप धन के द्वारा अभिप्रेत हैं, या आप ये कहा जाए आपको ये समान स्वरूप आपको इतने 1,000 की मोटरसाइकिल दी जाएगी, जैसे 50,000 की मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो ये वित्तीय तकनीक है जिसमें धन संबंधी होती है। ये वित्तीय तकनीक होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें सम्मान, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा इनके द्वारा अभिप्रेत किया जाता है। जैसे कि शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू आगे भी ऐसा काम कर। तो ये सम्मान, शाबाश, धन्यवाद, प्रशंसा करना या प्रबंध में भागीदार बनाना, तो ये सब कौन सी तकनीक है, ये वित्तीय तकनीक है। आपकी पदोन्नति करना, ये कौन सी तकनीक है, ये वित्तीय तकनीकें होती हैं जो पद प्रतिष्ठा संबंधी होती है। तो बहुत सारी विधियां होती हैं अभिप्रेरण, आप किसी भी तरीके से व्यक्तियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। देखो अभिप्रेरणा है वो संतुष्टि का कारण नहीं होकर के क्या उसका परिणाम है। यानी कि अभिप्रेरणा के द्वारा आप है जो अच्छा परिणाम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में क्या करती है, वृद्धि करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिप्रेरणा होती है वो कैपेसिटी यानी कि क्षमता और परफॉर्मेंस निष्पादन के जो अंतर होती है उसे क्या करने का प्रयास करती है, कम करने का प्रयास करती है। यानी कि ये व्यक्तियों कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। यानी कि बिना अभिप्रेत व्यक्ति जो समझ लो कि अगर मान लो किसी संस्था में काम कर रहा है, एक दिन में किसी 40 इकाइयों का उत्पादन करता है, तो अभिप्रेत व्यक्ति उसी समय में कम से कम उससे ज़्यादा 45 इकाइयों का उत्पादन करेगा। यानी कि अपनी पूरी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। आपने कई बार देखा होगा जब रेस लगाई जाती है आर्मी वगैरह में, जब आप देखते हैं तो लास्ट में जब वो रेस के एकदम टारगेट के नजदीक होते हैं तो साथियों को अभिप्रेत किया जाता है, शाबाश, तालियां पीट के शाबाश, बस 2 सेकंड 1 सेकंड, तो वो क्या एक जोश आ जाता है, मतलब पूरी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता सब कुछ उसके अंदर झोंक देता है, जितना उसके अंदर है पूरा 100% दे देता है कि मुझे तो पार करना है। तो ये अभिप्रेरणा ही कार्य करती है। आप किसी अभिप्रेरणा के द्वारा, आप सकारात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा किसी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं, उसकी चिंता दूर कर सकते हैं। अगर जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, अब देखो 2 तरीके होते हैं। आप इसके पास जाके कहोगे हाँ तू तो तैयार हो सकता है, तैयार हो जाएगा। ऐसे खूब सारे व्यक्ति पहले भी तैयार हुए हैं, ये कुछ नहीं होता, यानी आपने उसको सकारात्मक मोटिवेट किया, तो अब वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर उत्साह हो जाएगा, यार बीमारी तो कुछ नहीं है, तो खूब सारे तैयार हुए, तो कोई डरने की बात नहीं है। और एक आप उसके जाके कहो नहीं नहीं अब तुम तो मरेगा, जीने का कोई उपाय नहीं है तेरा, इस बीमारी से तो सारे व्यक्ति जो होते हैं वो मरते ही हैं, आज तक कोई बचा ही नहीं है, तो वो बिना मरे मर जाएगा। आगे देखो, अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। देखो अभिप्रेरणा और मनोबल 2 अलग अलग है। देखो मनोबल होता है व्यक्ति खुद की, और अभिप्रेरणा होती है बाहर से। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, मनोबल से क्या होती है, भिन्न होती है, अलग होती है। मनोबल है कि आपके अंदर आप
आपका जो विश्वास है, उत्साह, वो कैसा है, और अभिप्रेरणा क्या होती है, आप कितने अभिप्रेत हैं। तो इसलिए अभिप्रेरणा और मनोबल अलग अलग होती है। आगे देखो, अभिप्रेरणा में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेत होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। यानी जो मोटिवेशन जिसका व्यक्ति का हुआ है, पूरा का पूरा व्यक्ति अभिप्रेत हो गया। जैसे आपको कहा कि ये काम करना है और आपको अभिप्रेत दे दिया, ऐसा तुम कर सकता है, तो अब पूरा शरीर अभिप्रेत होगा, पूरा व्यक्ति भी पूरा एकदम शरीर जी जान लगा के काम करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक हाथ अभिप्रेत हुआ है कि हाथ तेरे को ये काम करना पड़ेगा, नहीं, पूरा व्यक्ति अभिप्रेत होता है। और ये प्रबंध की सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों है। अगर आप जो भी मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, अगर उनको सफल होना है तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, कर्मचारियों को अभिप्रेत करना पड़ता है। तो कारण एवं परिणाम दोनों है। तो ये थी अभिप्रेरणा की विशेषताएं, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता, देखो मैंने आपको बताया था कि जो मानव संसाधन होते हैं उससे कार्य करवाने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत तो पड़ती ही है। अब देखो, उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही सजीव एवं सक्रिय साधन है। मैंने आपको बताया था 2 साधन प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो मानव संसाधन है, मैंने आपको बताया था ये गतिशील साधन है और ये सजीव साधन है। अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य को सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखा जा सकता है। यानी कि व्यक्ति को निरंतर एक्टिव बनाए रखने की अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है, नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, फिर नीरस हो जाता है, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसको सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखने के लिए मोटिवेशन करना पड़ता है। यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेत होकर कार्य करने हेतु तत्पर हो जाएं तो उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग एवं संगठन लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो सकती है। क्योंकि अगर मानव संसाधन अभिप्रेत हो गया तो जो उत्पादन अन्य साधन यानी कि भौतिक साधन है, जो भौतिक साधन है उनका क्या करेगा, अधिक से अधिक उपयोग करेगा और उनका भौतिक साधनों का अधिक उपयोग किया जाएगा। इससे संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी को अभिप्रेत करना नितांत आवश्यक है। और अभिप्रेरणा के महत्व को ध्यान में रखते हुए रेसिस लिकट ने, ध्यान रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आ भी रखा है, रेसिस लिकट ने अभिप्रेरणा को क्या कहा है पता है आपको? प्रबंध का हृदय कहा है। प्रबंध का हृदय किसने? रेसिस लिकट ने। पीछे एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा है? रेसिस लिकट ने। रेसिस लिकट ने अभिप्रेरणा को क्या कहा है? प्रबंध का हृदय। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैसा भी आप किसी घुमा के पूछे, रेसिस लिकट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है, द कोर ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पीछे आ रखा है। बात करते हैं आगे। देखो, अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय पहलू से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभिप्रेरणा हो मानव संबंधित है, क्योंकि भौतिक साधनों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, अभिप्रेरित केवल मानव को ही किया जा सकता है। अभिप्रेरणा से व्यक्तियों की कार्य क्षमता में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है एवं उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी उपक्रम के कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता में निरंतर क्या ह्रास यानी कमी होती जाएगी, निरंतर कमी होती जाएगी। इसीलिए एलन ने लिखा कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक मजबूत सुदृढ़ संगठन का प्रभाव क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। यानी अच्छा खासा संगठन स्थापित है लेकिन उसके अंदर कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं है तो उसका भी अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो सकता है। इसलिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना नितांत आवश्यक है। यानी कि मनुष्यों को, आपको अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए भी हमेशा खुद आंतरिक रूप से मोटिवेट होते रहना चाहिए, नहीं तो बाहरी पक्षकारों द्वारा आपको मोटिवेट किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है। सफलता हासिल करने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। इसी संबंध में स्किनर ने परिभाषा भी दी थी कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी सीखने का सबसे अच्छा रास्ता है वो आपका अभिप्रेरणा है, ऐसा स्किनर ने भी कहा था। अभिप्रेरणा का महत्व का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि मानवीय
व्यवहार का अध्ययन सदैव से ही जटिल, चुनौतीपूर्ण एवं रहस्यमय रहा है। अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों के इस चुनौतीपूर्ण व्यवहार तथा उनकी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों, आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रेरणाओं आदि को समझकर उनके व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाया जाता है। यानी सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि जो मानव संसाधन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इससे काम करवाना सबसे कठिन है। मानव संसाधन से काम करवाना जटिल एवं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मानव संसाधन का जो स्वभाव होता है आलसी होता है, कभी थकान महसूस करता है, कभी उसकी इच्छा नहीं होती, कभी वो गुस्सा आ जाता है। तो ये मानव संसाधन ये जटिल है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मेरी पार्कर प्लेट ने भी कहा था कि प्रबंध क्या है, अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला, यानी लोगों से कार्य करवाना चुनौतीपूर्ण है। देखो, भौतिक संसाधनों से आप आसानी से काम करवा सकते हैं, लेकिन मानव संसाधन से आप कार्य आसानी से नहीं करवा सकते, क्योंकि भौतिक संसाधनों की कोई इच्छाएं, भावनाएं, संवेग नहीं होते, लेकिन मानव संसाधन की ये सभी इच्छाएं, आवश्यकताएं, महत्वाकांक्षाएं होती। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से अपन क्या करते हैं, चुनौतीपूर्ण व्यवहार को संस्था के अनुकूल बना सकते हैं। कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना, निष्ठा, वफादारी की भावना पैदा की जाती है। अभिप्रेरणा के महत्व एवं आवश्यकता के संबंध में जनरल फूड कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व अध्ययन क्लैरेंस फ्रांसिस का ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के विशेष स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व को अग्रांकित बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। देखो, आप क्या कर सकते हैं, शारीरिक रूप से व्यक्ति की उपस्थिति खरीद सकते हैं, उसका टाइम खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसका जो उत्साह है, पहलपन है, उसको नहीं खरीद सकते। आदमी कई कहते हैं ना, जब उसकी काम करने की नीयत नहीं है तो आप कुछ भी करके उसे काम नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए अभिप्रेरणा नितांत आवश्यक है। यानी कि आपने किसी को अपने संस्थान में बुला लिया जबरदस्ती, वो आ गया, लेकिन उसकी काम करने की इच्छा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ये बात कहते हैं अभिप्रेरणा। यानी कि इसलिए क्या कर्मचारी उत्साह, पहलपन, यानी उनके अपनत्व का भाव आना जाना चाहिए कि नहीं, ये तो संस्था मेरी है, इसमें तो मैं काम करता हूँ। तो अपनत्व का भाव आने पर ही वो व्यक्ति कार्य करता है। तो ये थी अभिप्रेरणा की आवश्यकता। अब अपन अभिप्रेरणा के महत्व को अपन कुछ पॉइंटों द्वारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और आपको ये समझ में आ भी होगा। अपन अब तक अभिप्रेरणा की विशेषताएं पढ़ ली और अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों है अभी अपन ने अध्ययन कर लिया। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई कि अभिप्रेरणा को प्रबंध का किसने कहा है, फ्रांसिस लिकट ने कहा है। देखो, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने तो अभिप्रेरणा नितांत आवश्यक है। देखो, कोई भी संस्था होती है, सर्वप्रथम संस्था के लक्ष्य या उद्देश्य अपन बात कह सकते हैं निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी संस्था के अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं पहले से निर्धारित होते हैं। अब संस्था क्या करती है, कार्य क्यों करती है, कि इन लक्ष्यों को संस्था प्राप्त करना चाहती है, और इस प्राप्त संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था में मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन है वो भौतिक संसाधनों से कार्य करवाते हैं, लेकिन जो मानव संसाधन होते हैं संस्था में सर्वाधिक महत्व इन्हीं का होता है, क्योंकि अन्य साधनों का जो सामंजस्य है ये संसाधन है उनका आपस में बैठाते हैं। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब संस्था के लक्ष्य किन कार्यों को करने से प्राप्त किए जा सकते हैं, वो संस्था के लक्ष्य कार्य पहले से निर्धारित होते हैं। उन कार्यों को प्राप्त करने के लिए, उन कार्य हैं जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो कार्य किन से करवाया जाए, कर्मचारियों से। इसके लिए अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। देखो, संस्था के पास
प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन यानी धन होते हैं, उच्च व गुणवत्ता किस्म का माल होता है संस्था के पास, सर्वश्रेष्ठ व आधुनिक तकनीक होती है और अन्य खूब सारे संसाधन होते हैं, उसके बावजूद भी अगर कर्मचारियों में अभिप्रेरणा नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। बावजूद भी अभिप्रेरणा के अभाव में संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। कई बार आपने सुना होगा कि उसके पास संसाधन कम थे लेकिन फिर भी उसने अच्छा लक्ष्य हासिल कर लिया क्योंकि उसके पास अभिप्रेरणा थी। और कई बार अपन कहते हैं इतने संसाधन होने के बावजूद भी ये संस्थान है अच्छे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर अभिप्रेरणा की कमी थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एलन ने जो बात पहले लिखी थी वही बात यह है कि एक पर्याप्त अभिप्रेरित कर्मचारी एक मजबूत संगठन का प्रभाव भी क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो अभिप्रेरणा का एक में तो अपने पढ़ा कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है कौन है, अभिप्रेरणा। अब देखो ये जो है ये सेम विशेषता है, वापिस और की कॉपी। विशेषता नंबर जो महत्व है वो पढ़ते हैं अपन। नंबर 2, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। देखो जब आदमी काम करेगा और कार्य में उसके अच्छे ढंग से कार्य संपन्न होएगा तो उसको संतुष्टि मिलेगी और अभिप्रेरणा के द्वारा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके, यानी किसी चीज में आप क्या पैदा कर दो, इंटरेस्ट पैदा कर दो। जैसे आप मूवी देखते हैं तो आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको मूवी रोचक लगेगी और उसमें आपका पूरा ध्यान उस मूवी को देखने में लगा होगा। तो किसी भी कार्य में क्या उत्पन्न किया जाए, अभिप्रेरणा के द्वारा इंटरेस्ट उत्पन्न कर दिया, यानी कि कार्य में उसको अपनी जी जान लगा के लगन से रुचि से काम करें, उसको कार्य में इंटरेस्ट आए। जैसे यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आपकी पढ़ने में और आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है, आप किसी के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना कि जिसकी पढ़ने में रुचि है वो सीख पाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है रुचि। रुचि पैदा करके उसके कार्य की महत्ता, उस कार्य उसको जो लर्नर है उसको उसका महत्व बता के भाई पढ़ने से तेरा फायदा है, ये लेसन तो जल्दी सीखेगा, दूसरों से ज़्यादा नंबर मार्क्स आएंगे, अच्छे प्रतिशत बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छा स्कोप रहेगा। तो उसका महत्व बता के उसका विश्लेषण करके कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। उसकी कार्य संतुष्टि क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा, वो फिर बिना मन के काम करेगा। वो सोचेगा मुझे तो ये काम करना है और रुपए कमाने हैं, या मुझे तो बस आधा घंटा टाइम पास करना है, या आधा घंटा मुझे तो बस कल ये वीडियो देखना है, पढ़ना है। ये रुचि नहीं, उत्साहपूर्ण कार्य नहीं कर रहा, यानी आपका उत्साह नहीं है। आप बस ये है कि यहाँ घर वाला ने कह दिया अपन को देखना है, देख लिया बस, उसके बाद भूल गए। नहीं, आप एक रुचि जागृत करके पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही नहीं, एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना अन्य व्यक्ति को प्राप्त लाभों से करता है एवं तुलनात्मक दृष्टि से उसे ज्यादा लाभ मिलते हैं तो कार्य के प्रति क्या महसूस करता है, संतुष्टि महसूस करता है। सीधी सी बात है। एक कर्मचारी चाहता है कि दूसरे कर्मचारी का वेतन कितना है, उनके आपस में तुलना करता है कि इसको कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है। अगर उसे लगता है कि मुझे अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा लाभ मिल रहा है, देखो मुझे तो आए हुए 1 साल हुए और मुझे उससे अच्छी वेतन मिल रहा है, तो वो क्या अपने आप में संतुष्टि महसूस करता है। अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारी की इस आवश्यकता को पूरा किया जाता है। ये मोटिवेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आपको देखो ये हम सुविधा दे रहे हैं, आपको ये सुविधा दी जा रही है, संस्थान द्वारा आपको ये चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है, तो कर्मचारी क्या महसूस करता है, संतुष्टि महसूस करता है। अभिप्रेरणा आवश्यकता पूर्ति के माध्यम से कर्मचारी की संतुष्ट करने का प्रयास करती है तथा विभिन्न वित्तीय एवं वित्तीय घटकों द्वारा कार्य संतुष्टि स्तर में अभिवृद्धि करती है। वित्तीय तकनीक मैंने आपको पहले बता दी थी, उनके द्वारा संतुष्टि करें। जैसे कर्मचारियों को मान लो व्यवसायिक संस्था में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, संस्थान में अच्छा पीने का पानी मिले तो भी कर्मचारी क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं कि देखो हमारी संस्था के अंदर वाटर कूलर है, हम ठंडा पानी पी रहे हैं और जगह नहीं है। तो कर्मचारी अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनको, और वो निरंतर अपनी संस्था के प्रति कार्य करने में क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो आज अपन ने अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की आवश्यकता और अभिप्रेरणा के महत्व के 2 पॉइंट जाने हैं। बाकी अपन आगामी क्लास में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और याद करते रहिए।